नमस्ते साथियों, फिजिक्स की दृष्टि में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, गुजरात स्टेट जी-सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। और जितने भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अध्यापक सहायक बनना चाहते हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है और उसकी डेट है 1 दिसंबर 2024। संडे को ये एग्ज़ाम होने वाला है। और आप जानते हैं कि गुजरात में, पूरे गुजरात में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, अध्यापक सहायक बनना है, कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी में काम करना है, तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी गुजरात सेट है, जी-सेट के एग्जामिनेशन। अब मैं इस वीडियो में आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कितने बच्चे को काफ़ी सारे क्वेश्चंस होता है कि सर इस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया फुलफ़िल होना चाहिए तभी हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, उसके पैटर्न क्या रहेंगे, एग्ज़ाम में किस पैटर्न में पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, कितने टाइम में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, कितने विषयों में ये एग्ज़ाम लिया जाता है, कौन कौन से सेंटर्स हैं, कितनी फ़ीस होती है। तो ये सारी चीज़ मैं इन ब्रीफ आपको बताता हूँ। वैसे ही इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आई थिंक 34 पेजेस का ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जिसमें भर भर के इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, लेकिन कुछ ही इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है, तो वो मैं आपको इन ब्रीफ वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ, ताकि ये आपका पूरा बुलेटिन है जो आपको पढ़ना ना पड़े, ये एक चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेट से स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं। इम्पोर्टेंट डेट्स अनाउंस हो चुकी है। जो भी बच्चे जी-सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो पता है 21 अगस्त से फॉर्म चालू हो गए हैं और एंड डेट कौन सी है, 16 सितंबर 2024। तो ये मेरी ख़ास गुजारिश है कि लास्ट डेट की राह ना देखते हुए अभी से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें। फॉर्म भर दीजिए अपना, क्योंकि बाद में बहुत सारे ग्लिच होते रहते हैं। एग्ज़ाम की डेट तो मैंने पहले ही बता दी, 1 दिसंबर 2024 संडे को ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब इस फॉर्म भरने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कैसे पार्ट 1 है और क्या पार्ट 2 है। पहले ये जान लीजिए कि ये जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का है, 3 आवर्स का ड्यूरेशन है। सुबह 1 तारीख को 9:30 को एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 12:30 को एग्ज़ामिनेशन का एंड हो जाएगा। इन 3 आवर्स में हमारे पास 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 आवर का रहेगा और पेपर 2 2 आवर का रहेगा। तो पूरा जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 3 आवर का रहेगा। अब स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, पार्ट 1 में क्या आता है, पार्ट 2 में क्या आता है। लेकिन ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट थी जो मैंने पहले बता दी, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम की डेट है और ये फॉर्म भरने की डेट है, ये आपको ध्यान रखना। अब जनरल इंस्ट्रक्शन मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी है, कोई एससी से है, कोई एससी से है, कोई ओबीसी से है, तो उसके जो सर्टिफिकेट होते हैं ना बेटा, वो गुजरात स्टेट के ही वैलिड है। अगर आपके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है और कास्ट सिस्टम में आप आते हो तो वो वैलिड नहीं है। तो ये पहले ही लिख के क्लियर कर दिया है गुजरात सेट द्वारा। तो हमें ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट ही चाहिए और तभी हम उस कैटेगरी के लिए अपीयर है, अदरवाइज़ हम उसके लिए अपीयर नहीं हो पाएंगे। दूसरी जो एक चीज़ है इस एग्ज़ाम को देने के लिए कि जैसे ही आपको जॉब मिलेगी गवर्नमेंट, एफिलिएट या प्राइवेट कॉलेज, तो इस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करवाना है। वो क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए इसको छोड़। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं। थोड़ी जनरल इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बार जो 2024 में एग्ज़ाम है वो 18वीं एग्ज़ाम है, 18th एग्ज़ामिनेशन ऑफ गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कंडक्ट होगी 33 सब्जेक्ट के साथ। 33 सब्जेक्ट है और 11 हमारे सेंटर्स हैं जहाँ जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी है और ये स्पष्ट लिखा गया है कि अगर आप जितना भी परफॉर्मेंस एक एग्ज़ाम में दिखाते हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, वही फाइनल है। उसी के बेस पे आप पास या ना पास, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड गिने जाओगे। इसके बाद कोई इंटरव्यू प्रोसीजर, कोई अलग राउंड होता ही नहीं है। तो ये एक स्पष्टीकरण है जो आपको ध्यान रखना है।
और रिजल्ट और सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे आपको मिलेगी। और ये ध्यान रखना है कि अगर आप क्वालिफाइड कर गए तो आपको ई सर्टिफिकेट ही मिलेगा जो आपको साइट से डाउनलोड करना है, कोई हार्ड कॉपी या हार्ड मार्कशीट आपको दी नहीं जाएगी। ये एक चीज़ थी जो मुझे ध्यान। दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चे ये गलती दोबारा कर देते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड द GSET in that particular subject will not allow to appear again for the GSET in the same subject। जैसे मेरी क्वालिफाइड है GSET एग्जामिनेशन इन फिज़िक्स, सो फिज़िक्स में मैं दोबारा से अप्लाई नहीं कर पाऊँगा GSET एग्जामिनेशन के लिए। अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो कुछ लीगल एक्शंस हैं, जो रूल्स हैं वो मेरे अगेंस्ट लिए जाएंगे, शायद आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी कैंसिल हो जाए। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है, हमें दोबारा अप्लाई नहीं करना है अगर हमारी क्वालिफाइड है तो। और दूसरे जो आउटर स्टेट के लड़के हैं, जो आउट स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, जो जनरल है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लॉ है कास्ट का। जैसे आप ST, SC या OBC रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो और आपके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन यहाँ पर तो बेटा गुजरात का ही वैलिड है, तो आपको डायरेक्ट ही जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। अगर आप दूसरे स्टेट के हो और किसी कास्ट रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो तो वो आपका रिजर्वेशन गुजरात में नहीं चलता है, पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम के लिए तो नहीं ही चलेगा, तो आप डायरेक्ट जनरल में ही अपीयर होंगे। ये जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए जानना खास। अब कितने विषय हैं और कितने विषय में, कितने सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, तो टोटल 33 विषय। 33 विषय ऐसा है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, ये सारे साइंस के विषय हैं। एक दो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, एलिजिबिलिटी या क्या होना चाहिए। अगर आपको मान लो फिज़िक्स में एग्ज़ाम देनी है तो आपका मास्टर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट डिग्री फिज़िक्स में होनी चाहिए, सबके लिए ऐसा ही है। मैथ्स के लिए तो मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। और हर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि सर हम मास्टर परस्यूइंग हैं, हम मास्टर कर रहे हैं, तो क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं? अगर आप लास्ट ईयर में हो बेटा, इन द लास्ट सेमिस्टर और इन लास्ट ईयर, यस आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते। अगर आपका मास्टर डिग्री ख़त्म हो चुका है तब तो कोई बात ही नहीं, आपके पास डिग्री है, आप अपीयर करो, ठीक है। तो एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि जैसे ये साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए पेपर इंग्लिश में ही आता है, और कुछ लैंग्वेज के पेपर है, जैसे गुजराती का पेपर गुजराती में आता है, हिंदी का पेपर हिंदी लैंग्वेज में आता है, और कुछ जनरल सब्जेक्ट का इंग्लिश और गुजराती दोनों में आता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स के मीडियम ऑफ क्वेश्चंस पेपर डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जैसे मैथ्स का हो गया, फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स का हो गया, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश। यहाँ पर मैंने फिजिकल साइंस क्यों हाईलाइट करके रखा, क्योंकि मैं फिज़िक्स से मैंने भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है, और जो भी फिज़िक्स के हैं इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट सिलेबस है, कौन कौन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो कैसे हल किए जाते हैं। 5 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको इसी प्लेलिस्ट में, इसी सीरीज़ के वीडियो में दूंगा, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है इसकी एक दिशा आपको बहुत ही अच्छी मिल जाएगी, और इससे आपका 80% तक चांस बढ़ जाएगा फिज़िक्स में GSET एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने की। तो वेट कीजिए, बाकी ये जनरल वीडियो में सब विषय के लिए है कि कैसे क्या होता है। पॉलिटिकल हो गया, इंग्लिश, एजुकेशन, फिजियोलॉजी, लाइब्रेरी, लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिलोसॉफी, होम साइंस, जियोग्राफी, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फोरेंसिक, हिंदू स्टडीज़, इंडियन नॉलेज सिस्टम, म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वर्चुअल आर्ट, ये सारे 33 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये एग्ज़ाम आता है। और टोटल हमारे पास 11 सेंटर्स हैं। इन 11 सेंटर्स पे एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। पहला है वडोदरा, अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, पाटन, भावनगर, वल्लभ विद्यानगर, गोधरा, जूनागढ़, वलसाड़ एंड भुज। आपको इसी सेंटर में से कोई एक सेंटर सेलेक्ट करना है और उससे पे एग्ज़ाम देने जाना है। तो ये हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन। अब मैं आपको एक मेन चीज़ जो है वो दिखाना चाहता हूँ। ये फ़ीस के मामले में सिंपल है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या SC BC से हैं तो आपके पास
900 रुपीज़ होंगे फीस भरने के भी, तो वो है आपका चार्ज। 700 रुपीज़ फॉर ST और ST कैटेगरी के लिए और 3rd जनरेशन, और PW के लिए ओनली 100 रुपीज़ का चार्ज है। मैं हमेशा क्लियर कर देता हूँ बात कि जैसे ही आपने फ़ीस भरी आपके पास 2 नंबर आएंगे, एक ऑर्डर नंबर, एक SBIP रेफरेंस नंबर। इसको हमेशा संभाल के रखना है, इसी से आप लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ये गुम गए, सब चीज़ें गई। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मुझे कवर करना था, तो आप ये चीज़ें जान गए, ठीक है। अब मैं एक और पॉइंट था, हाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हु हैव कंप्लीटेड डिग्री और स्टडिंग इन द फाइनल ईयर दे आर अलो फॉर द GSET एग्जामिनेशन इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब मैं फिज़िक्स में मास्टर डिग्री कर रहा हूँ तो मैं फिज़िक्स की ही एग्ज़ाम दे सकता हूँ। ऐसा नहीं कि डिग्री में अलग चीज़ की कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में अलग चीज़ की दे रहा हूँ, तो ये अच्छा कतई पॉसिबल नहीं है और ये वैलिड भी नहीं है। तो ये एक कंडीशन है। तो जितने बच्चों का ये सवाल था कि मैं लास्ट ईयर में हूँ, मैं दे सकता हूँ, तो हाँ ये ऑथेंटिक बुलेटिन है, आप दे सकते हैं। 35 पेज का एक बुलेटिन है जिसमें मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर इतनी चीज़ें आप जानते हैं तो आप सब जानते हैं, बाकी इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सिर्फ जनरल इंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं। अब आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट है तो मिनिमम क्राइटेरिया है 55% फॉर जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी है 50%। 50% 55% होना ही चाहिए मास्टर डिग्री में। अगर वो नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो इस एग्जामिनेशन के लिए। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी एक चीज़ है, ये तो मैंने बता दिया कि जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी में आपको एग्ज़ाम देनी है, अदरवाइज़ आप दूसरे सब्जेक्ट में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और ये कॉमन क्वेश्चन सबका रहता है कि सर मेरी एज 35 साल है, मैं एग्ज़ाम दूँ। स्पष्ट लिखा हुआ है देयर इज़ नो अपर एज लिमिट अप्लाइंग इन द GSET फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। कोई भी एज लिमिट इस एग्ज़ामिनेशन के लिए नहीं है। तो आप कितने भी बूढ़े हो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। इस एग्ज़ाम के बाद बूढ़े को कोई नौकरी पे रखेगा या नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये एक चीज़ उन्होंने पहले से ही क्लियर कर दी। अब मैं पेपर पे आता हूँ कि पेपर की क्या पैटर्न है। तो पहले से ही मैंने बता दिया 3 घंटे का पेपर है, 9:30 to 12:30। इन 3 घंटों में 2 पेपर्स, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, 50 क्वेश्चंस है तो टोटल मार्क्स हुए 100। तो पेपर 1 के 100 मार्क्स हुए। दूसरे जो पेपर में है 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स, सो टोटल हुए 200 मार्क्स। तो ये जो आपका पूरा गुजरात सेट का पेपर है वो टोटल 300 मार्क्स का है। पेपर 1 के मार्क्स है 100, पेपर 2 के मार्क्स है 200। पेपर 1 आपको 1 घंटे में ख़त्म करना है 9:30 to 10:30, और पेपर 2 आपको ख़त्म करना है 10:30 to 12:30। इसके लिए पेपर 1 के लिए 1 घंटा है, पेपर 2 के लिए 2 घंटा है। तो ये क्लियर चीज़ हो गई। अब मैं एक जनरल सी चीज़ बता देता हूँ। जैसे हर बच्चा पूछता है कि सर पेपर 1 में क्या क्या है, तो पेपर 1 में बेटा जनरल अवेयरनेस, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, वो सारी चीज़ें आती। जैसे आपने बीएड करके रखा हुआ है किसी भी विषय में तो वो भी आपके लिए एक हेल्पफुल होगा पेपर 1 के लिए। और दूसरे जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किए, जैसे मैंने फिज़िक्स किया, मैथमेटिक्स किया, सो ये जो दूसरा पार्ट है वो ओनली डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मैं फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो ये मेरे 100 क्वेश्चंस हैं वो ओनली फ़िज़िक्स के ही है। अगर मैं मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो ये 100 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। लेकिन आगे के जो 50 क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, वो 50 क्वेश्चंस हैं वो जनरल है, वो इन सारी कैटेगरी में रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन उसमें आता है। और दूसरा जो है इन्होंने स्पष्ट बताया गया है कि लैंग्वेज के पेपर लैंग्वेज में आते हैं, साइंस के पेपर है मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का वैसे तो होता ही नहीं, लाइफ साइंस का होता है, लाइफ साइंस, फिज़िक्स। इनके जो पार्ट 2 है ना बेटा वो इंग्लिश में आता है, और पार्ट 1 दोनों भाषाओं में आता है, गुजराती और इंग्लिश दोनों में आता है। तो ये एक स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखिए, मोटा मोटा पार्ट 1 है वो जनरल है, 33 सब्जेक्ट के लिए सेम है पार्ट 1, और पार्ट 2 है वो सब्जेक्ट वाइज है। फिज़िक्स के लिए 100 क्वेश्चन, मैथ्स वालों के लिए अलग से 100 क्वेश्चन, वैसा कुछ
इसमें दिया गया है। अब एक जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई कंप्यूटर वाली सिस्टम नहीं कि हाँ आप गए कंप्यूटर का माउस हला टिक कर दी। यहाँ OMR शीट आपको दी जा रही है, मतलब पेन एंड पेपर एग्जामिनेशंस है, आपको पेन लेके जाना है, OMR शीट्स भरनी है, सही आंसर भर के आपको मिलेगा। दूसरी एक मेन पॉइंट, नो नेगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आप गलत आंसर देते हो तो कोई भी नेगेटिव मार्क्स आपका नहीं हो रहा, तो कोशिश करके आना कि सारे क्वेश्चंस आप भर के आओ, आपके एट द एंड 3 घंटे के पहले सारे क्वेश्चंस टिक हो, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली लिखा है कि नो नेगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो ये एक हमें जानना है। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है जैसे आपने देखा होगा कि 300 मार्क्स का पेपर है और कट ऑफ हमेशा 50%, मतलब 150, 160, 160, 160 तक जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर मुझे तो पेपर 1 आता ही नहीं, मैं तो जाने दूंगा पेपर 1, पेपर 2 में मैं 200 में से ही 150 मार्क्स ले आऊँगा, तो ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। ये ध्यान रखना है, इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आपको दोनों ही पेपर में कंपलसरी अपीयर होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्ट 2 में ही आप 200 मार्क्स ले आए, क्योंकि इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पेपर 1 में भी 40% मिनिमम आपके आंसर करेक्ट होने चाहिए और पेपर 2 में भी आपको 40% आंसर करेक्ट होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहोगे इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, आप पास नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, जैसे हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है, कुछ को ऐसा लगता है सर हम भर के तो अच्छा आए थे, हमारे मार्क्स तो ज़्यादा आने चाहिए, क्यों कम आ रहे हैं। रिवॉल्यूशन, सो यहाँ पर फर्स्ट लिखा है रिवॉल्यूशन और रीचेकिंग का ऑप्शन ही नहीं है, आपको चेक नहीं करना है। जो भी मार्क्स रिजल्ट में आपको दिए हैं वो स्पष्ट हैं, एक ही कानून है, शहिंशाह का कानून है, तो आपको नहीं रिवॉल्यूशन का ऑप्शन है। 20 मिनट्स अगर आप ब्लाइंड है, विजुअली हैंडीकैप है, तो आपको 20 मिनट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। बट आई होप कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम में विजुअली हैंडीकैप ना। ये दिया गया है सिलेबस, मैंने पहले ही बताया, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिकल हो, जो भी साइंस के बच्चे हैं, नेट का सिलेबस है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वही सेट का सिलेबस है। अदरवाइज आप इस वेबसाइट पे चाहिए www.gujaratset.ac.in, उस पर सिलेबस पे जाइए, आपको अपना सिलेबस डाउनलोड मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके ही अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपना सिलेबस पहले ले लेना है, उसके बाद ही तैयारी करनी। देखिए अब यहाँ आया एटलीस्ट 40%, एटलीस्ट 35%, मतलब क्या, मतलब ये कि पेपर 1 यहाँ लिखा है इन बोथ पेपर 1 में भी 40% और 2 में भी 40%, जनरल या OBC के लिए। अगर आप कैटेगरी में हैं तो 35%, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है ही। मतलब 100 में से पेपर 1 100 मार्क्स का है तो उसमें से 40 आपको आना ही चाहिए, और 200 में से 80 ये मिनिमम है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड। मान लो कि आप पेपर 2 में 150 मार्क्स ले आए और पेपर 1 में आपके 10 मार्क्स आए, इट मीन्स नॉट क्वालिफाइड, यू आर फेल इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, आप फेल कर चुके हो। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों ही पेपर का क्राइटेरिया 40% है, और ऐसा मान के हमें दोनों ही पेपर की तैयारी करनी है, पेपर 1 और पेपर 2 की। ऐसा ना होना चाहिए कि 1 की 2 की रह गई, 2 की तैयारी की 1 की रह। अब जैसे ही मैंने तारीख बता दी, 1 दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम है, उसके 7 दिन पहले आपको चेक करना है हॉल टिकट के लिए। आपको कोई भी हॉल टिकट घर पे नहीं भेजी जाएगी, या कोई भी मैसेज नहीं आ जाएगा चेक योर हॉल टिकट ऑन साइट। पहले ही लिखा गया है कि आपको उसके 7 दिन पहले ही अपनी हॉल टिकट इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेनी है, और आपको हॉल टिकट लेके ही एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना है और अपने ही सेंटर में पहुंचना है। ऐसा ना हो कि आपको सेंटर वडोदरा का दिया गया है, आप पहुंचे अहमदाबाद, ठीक है। तो ये उस तरह का एग्ज़ाम नहीं है, आप अलाउड नहीं किए जाओगे अगर ऐसी कोई गलती की गुंजाइश आपके साथ में रहती। अब मैंने 2 स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप से जो FEE-CHEMIS का है, खास ध्यान रखना बच्चों, जैसे ही पहले स्टेप पे जाओ, अपना विषय चूज़ कर रहे हो, ध्यान से चूज़ करना
एक बार विषय चूज़ कर दिया, एक बार कैटेगरी चूज़ कर दिया, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, और जैसे ही आपने फीस भर दी मतलब सबमिट हो गया, मतलब ऑर्डर नंबर और एसबीआई नंबर आपको मिल गया, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखना है। पहले स्टेप भरते हुए दोनों ही जैसे आपको नंबर मिल जाए, उन दोनों नंबर से आपको स्टेप 2 में लॉगिन कर देना है, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर पाओ। और उसके बाद आपका भरो नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका सब्जेक्ट, आपकी डिटेल्स, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और सबमिट कर दो। अगर फॉर्म सबमिट हो गया स्टेप 2, तो उसके बाद कोई भी करेक्शन का ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो ध्यान रख के पहले स्टेप 1 करना है, उसके बाद स्टेप 2 करना है। ये और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप भी जानें। एक ग्लिच हमेशा आता है जिसको मैं कवर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। कभी कभार क्या होता है, बच्चे अपना फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, सारा फॉर्म हो गया, सबमिट हो गया, जैसे ही अपना फॉर्म डाउनलोड कर रहे हैं, प्रिंटेड फिल्ड फॉर्म, तो उसमें फ़ोटो नहीं आता, खाली आता है। तो ये कुछ टेक्निकल एरर और ग्लिच के कारण हो रहा है। तो एक इन्फॉर्मेशन इनमें दी गई है कि अगर आपका फ़ोटो नहीं आ रहा, इस पे आप मेल कर दीजिए अपनी सारी डिटेल्स और फ़ोटो, वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोफाइल में अपडेट दिखाएगा, और फिर से अपना फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। तो ये एक अच्छा रिकॉल ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन सिर्फ फ़ोटो के लिए। अगर और कुछ भी गड़बड़ है तो वो सुधार के नहीं देंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए। नाउ GSET सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हम नहीं करेंगे, हमें कोई भी चीज़ वेरीफाई करने के लिए ऑफिस में नहीं भेजनी। जैसे ही आपने एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया, आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा। मैंने बताया ऐसा हार्ड कॉपी में रिजल्ट नहीं आता है, सर्टिफिकेट आपको साइट से डाउनलोड करना है। जैसे ही जॉब के लिए आप जाते हो, जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है जो आपको अच्छी लगे तो वो यूनिवर्सिटी आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करेगी। और मेरा ये पॉइंट लेने का यही मतलब था कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, हॉल टिकट एग्ज़ाम हो गया फेंक दो, भले ही चली जाए। नहीं, अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है और उसका वेरिफिकेशन अगर कोई यूनिवर्सिटी करना चाहेगी, तो उसके लिए आपको हॉल टिकट, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका फील्ड फॉर्म, आपका सर्टिफिकेट सब आपको उस यूनिवर्सिटी को देना होगा फॉर वेरिफिकेशन। और GSET की एग्ज़ाम भी उसको वैलिडेट करेगी। तो एट द एंड बच्चों, आपको एग्ज़ाम दे रहे हो तो सारी चीज़ें पहले से एंड तक सारी चीज़ें संभाल के रखनी है फॉर GSET सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो पहले पास कर लो, उसके बाद हम वेरीफाइड करते रहे। ठीक है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जनरल में क्या है, 1-2 ही चीज़ें हैं। ये स्पष्ट दिया गया है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स आर नॉट बी एक्सेप्टेबल। एक मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब इसमें नाम का ग्लिच आ रहा है, दूसरा अप्लाई कर रहा हूँ, अगर दोनों सेम हैं, 2 बार अप्लाई किए हैं, तो दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे, एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ, फॉर्म भरे, बहुत ही ध्यान देकर फॉर्म भरे। ठीक है, और ये भी स्पष्ट है कि जैसे ही डेट निकल गई उसके बाद फीस एक्सेप्टेबल नहीं है। लास्ट डे पे भी कोई ग्लिच आ रहा है आपका, तो भी कोई भी आपकी तरफ से जो भी सुझाव है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें डेट दी थी 16 सितंबर, उसके पहले सब काम अच्छे से निपटा लेना है। फिर हमें मत बोलना कि फ़ी भरना रह गया था, ये करना रह गया था, वो करना रह गया था। तो इसीलिए लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और पहले से ही अपना फॉर्म भर के रेडी रखें, क्योंकि उसके बाद कोई भी एक्सेप्टेशन और एनी सर्कमस्टांसेस, कोई भी कंप्लेन वैलिड नहीं रहेगी, ये दिया गया है। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको 60 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है, 1 दिसंबर 2024। और ये खास ध्यान रखें, कैंडिडेट को 12:30 के पहले बाहर जाना अलाउड नहीं। तो ऐसा कभी भी मत सोचेगा कि हाँ 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 2 घंटे में ख़त्म करके बाहर चले जाएंगे, घूमेंगे वडोदरा या जहाँ पर भी आपका सेंटर। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि आपको नो कैंडिडेट विल बी अलाउड लीव द एग्जामिनेशंस हॉल बिफोर 12:30 PM। 3 घंटे आपको बैठना है, चाहे आपका पेपर ख़त्म हो गया हो, चाहे आपका पेपर ना ख़त्म हुआ हो। तो ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज़,
देखिए रीवोल्यूशन तो ठीक नहीं है, आप बता नहीं सकते, कह नहीं सकते कि मुझे रीचेक करवाना है, लेकिन ये ऑप्शन है। जैसे ही आप अपनी OMR लेके आओगे, OMR मतलब कार्बन कॉपी एक आपको मिलेगी कि आपने कौन सा आंसर टिक किया है। अगर आपको लगता है कि जो आंसर शीट में जो इस वेबसाइट पे जो आंसर की रखी है उसमें क्वेश्चंस का आंसर गलत है और मेरा सही है, तो आप पर क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो 1000 रुपये भर के। अगर आपका चैलेंज एक्सेप्टेबल होता है, आप सही हो, तो आपका 1000 रुपये वापस मिलेंगे, अदरवाइज आपके 1000 रुपये चार्ज लिए जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ध्यान से चैलेंज करना, क्योंकि वो आंसर की बनाने वाले भी ऐसे ही आंसर की नहीं बनाते हैं, और ये हर बार बताते हैं कि हम सर्टिफिकेट ही देते हैं जो क्वालिफाइड करते हैं। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाए तो वेट ना करें कि रिज़ल्ट आएगा, एक डिग्री जैसा सर्टिफिकेट आएगा। इस वेबसाइट पे जाएं, लॉगिन करें और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर ले और उसे संभाल के रखें। ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। एट द एंड अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो नंबर दिया है, ईमेल दिया है, और ये कंडक्ट करने वाला यूनिवर्सिटी है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा गुजरात फॉर गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे मेल कर सकते हैं। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न रहता है, कोई आपको डिफ़िकल्टीज रहती है, तो हम हैं। हमारा भी आपको ईमेल पता है physicskedrishti@gmail.com। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें आपको मदद करके बहुत ही खुशी मिलेगी। अगेन मैं बताना चाहता हूँ, जो भी लोग फिज़िकल साइंस फिज़िक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं फॉर GSET फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं इसी सीरीज़ में दूसरे, तीसरे, चौथे वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ कि सिलेबस क्या है, इम्पोर्टेंट सिलेबस क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। मटेरियल भी मैं आपको खुद दूंगा कि इस मटेरियल्स में पढ़ो, इस मटेरियल में से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे फॉर ओनली फिज़िक्स। और ये वीडियो सबके लिए था, जनरल अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखे कि हाँ ऐसा भी कोई एग्ज़ाम होता है और हमें इसको देना चाहिए। एट द एंड जो फिज़िक्स में बंदे हैं उसको मैं लास्ट 3 या 4 इयर्स के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, कैसे पेपर सॉल्व होते हैं, कैसे 3 घंटे में ही आप पूरा पेपर रखोगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपको करवाऊंगा। तो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप जुड़े रहिए फिज़िक्स की दृष्टि। थैंक यू।